चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बाकी कोई फीचर्स बताने से पहले हम आपको बताएंगे कि एक्सेल में डेटा कैसे प्रिपेयर करते हैं और उसी का कंपैरेटिव एनालिसिस कैल्सी के साथ भी दिखाएंगे। क्योंकि देखिए टेबल में काम करना वैसे तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं कि एक टेबल में काम कैसे किया जाता है। फिर भी एक्सेल में कुछ चीज़ों का हमें खास ध्यान रखना होता है। जैसे जब आप काम करते हैं तो आप कॉलम बाय कॉलम अगर मूव कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान करना है, और रो बाय रो मूव कर रहे हैं तो क्या ध्यान रखना है। वैसे तो देखिए कोई भी टेबल जब हम प्रिपेयर करते हैं, किसी भी तरीके की शीट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसमें कुछ ऐसे फील्ड्स होंगे, कुछ ऐसा डेटा होगा जिनके बेसिस पर आप रिकॉर्ड्स बना रहे होंगे। जैसे हो सकता है कि आपको कह दिया जाए कि आप किसी प्रोडक्ट की लिस्ट प्रिपेयर करिए, जिसमें कुछ प्रोडक्ट्स के नेम्स हो सकते हैं और उन प्रोडक्ट्स का रेट हो सकता है, क्वांटिटी हो सकती है, प्राइस हो सकती है। तो सबसे पहले ऑब्वियसली हम क्या लिखेंगे, अपनी हेडिंग्स लिखेंगे। तो अपनी हेडिंग्स मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि हमारी पहली हेडिंग है प्रोडक्ट नेम। अब एक सेल के बाद जब आप उसके अगली सेल में मूव करते हैं, माने अब हम नेक्स्ट कॉलम पे जाना चाहते हैं, तो एक्सेल में भी वर्ड या राइटर की तरह ही होता है कि जब टेबल की तरह, हमने आपको बताया भी था कि जब हम टेबल में काम करते हैं तो एक कॉलम से नेक्स्ट कॉलम पे जाने के लिए बेस्ट होता है कि आप टैब की प्रेस करें। वैसे तो ऐसा नहीं है, आप राइट एरो की भी प्रेस कर सकते हैं या माउस से भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन माउस से क्लिक तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब आप टाइप कर रहे हैं तो ऑलरेडी आपके हाथ कीबोर्ड्स पे हैं। बट तरीका ये होता है कि एक कॉलम का डेटा फीड करेंगे और राइट एरो की प्रेस करने की जगह पर हम क्या प्रेस करेंगे, हम प्रेस करेंगे टैब की। कॉलम बाय कॉलम मूव करने के लिए टैब की बहुत सारे रीजन से हेल्पफुल होती है। सबसे पहले तो इजिएस्ट अप्रोच है कॉलम पे पहुंचने के लिए, और दूसरा जो है कि जब आप कॉलम बाय कॉलम मूव करते हैं तो आप बहुत सारे कॉलम्स आगे बढ़ जाते हैं। हो सकता है आप जो डेटा प्रिपेयर कर रहे हैं वो 5-6 कॉलम्स का हो सकता है जो आप टेबल बना रहे हैं वो 15-16 कॉलम्स की हो। माने आप कितने भी कॉलम्स आगे बढ़ रहे हैं, आप जब एक रो को एंड करते हैं और एंटर करके आप नेक्स्ट रो में जाते हैं, तो ऑब्वियसली आप यही चाहेंगे कि हम फर्स्ट कॉलम में आ जाएं। यानी अगर हमारे 10 कॉलम्स की रिपोर्ट बन रही थी तो 10th कॉलम पे रह के जब हम एंटर करेंगे तो हम चाहेंगे कि नेक्स्ट रो पे फर्स्ट कॉलम पे हम आए, ताकि हम अपना डेटा वहीं से टाइप करना स्टार्ट कर सकें। बट एक्सेल में अगर आप टैब की जगह पर एरो की प्रेस करते हैं, जैसे प्रोडक्ट नेम लिखा और यहाँ पर ये हम प्रोडक्ट नेम में थे, और अगर हम राइट एरो की प्रेस करते हैं, जैसे हम इतने कॉलम्स आगे बढ़ गए सपोज टाइप करते करते, तो जब हम एंटर करते हैं तो आप नेक्स्ट रो के उसी कॉलम में रहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि आपको काम तो यहीं से शुरू करना है, तो लेफ्ट एरो से फिर पीछे आएंगे, फिर टाइप करते 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 आगे बढ़ेंगे, फिर एंटर करेंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर पीछे जाना पड़ेगा। मतलब आप बार बार पीछे जाने में बहुत टाइम लगा रहे हैं। लेकिन अगर आप एरो की जगह पर टैब की प्रेस करते हैं, चाहे जितने भी कॉलम्स आप मूव करें, और जब आप एंटर करते हैं तो देखिए नेक्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में ही आप आते हैं, माने जहां से आपको स्टार्ट करना है, कितने भी कॉलम आप आगे बढ़िए, you will start with first column of that table, and that will help you to save a lot of time। क्योंकि जब हम काम कर रहे होते हैं उस समय हमें जल्दी होती है और हम चाहते हैं काम फटाफट से हो, तो बजाय इसके कि ये करके एंटर करके यहाँ और फिर यहाँ आना, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है कि टैब करिए, एंटर कीजिए, फिर टैब कीजिए, फिर एंटर कीजिए। अब जैसे हमने फर्स्ट कॉलम में नाम लिखा, अगले कॉलम में जाना है तो टैब किया, अगले कॉलम में हमें उस प्रोडक्ट का रेट लिखना है, नेक्स्ट कॉलम में हमें उसकी क्वांटिटी लिखनी है, और लास्टली हमको उसका लिखना है प्राइस। तो इस तरह से कुछ कॉलम्स की हेडिंग्स हमने यहाँ पर बना ली है, और डेटा को टैब टैब की से ही हमने किया है। हाँ, अगर मान लीजिए आपसे कह दिया जाता कि नहीं पहले आप प्रोडक्ट की लिस्ट प्रिपेयर करिए। इनफैक्ट जो भी एक्सेल में डेटा प्रिपेयर करता है, ये वैसे तो उसकी अपनी सोल चॉइस होती है कि वो किस में कंफर्टेबल है। अगर वो रो बाय रो में कंफर्टेबल है तो वो रो बाय रो डेटा प्रिपेयर करेगा। जैसे उसने कहा पहले हम प्रोडक्ट की लिस्ट ही तैयार कर लेते हैं, 10-20-50 जो भी प्रोडक्ट्स हैं, पहले उनके नाम लिख लें, फिर उनकी रेट वैल्यूज लिखेंगे, क्वांटिटी लिखेंगे और प्राइस लिखेंगे। पर कुछ लोग ऐसे कंफर्टेबल होते हैं कि सपोज उन्होंने कहा पहले हम प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, फिर हम उसका रेट लिखेंगे, फिर हम उसकी क्वांटिटी लिखेंगे, और हम फिर उसके बाद में उसका प्राइस कैलकुलेट कर देंगे। तो ये डिपेंड करता है यूजर की चॉइस पर कि आप कैसे काम करना चाहते हैं। चाहे आप एक्सेल में काम कर रहे हो, चाहे आप कैल्सी में काम कर रहे हो, दोनों में काम करने का तरीका सेम होता है। एक्सेल और कैल्सी दोनों में आप टैब की अगर प्रेफर करते हैं, अगर आप कॉलम बाय कॉलम मूव करें, तो वही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। एक्सेल में एक शीट के अंदर जब भी हम डेटा प्रिपेयर करते हैं, तो ये डेटा जो हम टाइप कर रहे हैं, जो हम फीड कर रहे हैं, ये डेटा कई तरह का होता है। कौन कौन से टाइप का डेटा होता है आपका? सबसे पहले तो आप क्या फीड करते हैं, आप फीड करते हैं कैरेक्टर्स।
दूसरे नंबर पे आप क्या फीड करते हैं, आप फीड करते हैं नंबर्स। तीसरे टाइप का डेटा जो होता है हम फीड करते हैं लॉजिकल वैल्यूज। और चौथी हमारी हो सकती है एरर्स। यानी एक सेल में जब आप डेटा देखते हैं तो आपको ये इतनी तरीके का डेटा देखने मिलता है। सबसे पहली बात करते हैं कैरेक्टर्स। देखिए जब हम कैरेक्टर्स बोलते हैं तो कैरेक्टर्स में सब चीजें आती हैं। कैरेक्टर्स में अल्फाबेट्स भी इंक्लूड होते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स नंबर्स एंड स्पेशल सिंबल्स एज वेल। Character doesn't mean alphabet. Alphabet means you are simply typing only 26 characters. A से Z तक के कैरेक्टर जब आप टाइप कर रहे हैं तो वो अल्फाबेट्स कहलाते हैं। लेकिन जब आप टर्म यूज करते हैं ना कैरेक्टर्स या टेक्स्ट हम बोलते हैं, तो टेक्स्ट का मतलब सिर्फ A से Z तक के अक्षर ही नहीं होते हैं। उसमें आपके अक्षरों के साथ साथ डिजिट्स भी आते हैं और उसके साथ साथ स्पेशल सिंबल्स भी आते हैं। एक्सेल की किसी भी एक सेल में जब आप कोई डेटा टाइप करते हैं जो कि कैरेक्टर डेटा टाइप है, तो उसको टाइप करने के लिए, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे किसी का नाम लिख दिया, अभी सपोज किसी का नाम है सुगंधा श्रीवास्तव, तो ऐसे आप उसका पूरा नाम लिखेंगे और इसको लिखने की लिमिट नहीं है, माने मोर देन 200 कैरेक्टर्स एक सेल में लिखे जा सकते हैं। पूरा एक सेंटेंस, पूरा एक पैराग्राफ आप लिख सकते हैं। हाँ, ये भी ऑब्वियस है कि एक्सेल को हम पैराग्राफ वगैरह लिखने के लिए यूज ही नहीं करते हैं। एक्सेल में तो कॉलमनर डेटा होता है, तो ज्यादा से ज्यादा नाम या कुछ इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पर हमने सुगंधा श्रीवास्तव लिखा, किसी अपने मान लीजिए स्टूडेंट का नाम लिखा, तो ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ऐसे कोई भी लिस्ट तैयार करते हैं, जैसे मान लीजिए जब हमने नेक्स्ट नाम ले लिया यहाँ पर ईशान, और एक नाम ले लिया मान लीजिए हमने, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इतने एरिया का प्रिंट आउट निकालेंगे ना तो ऐसे ही प्रिंट आउट निकल भी आएगा। प्रॉब्लम कब आती है, जब किसी कॉलम के बाद आप नेक्स्ट कॉलम में कोई डेटा लिखते हैं। जैसे यहाँ मान लीजिए हमको उनका रोल नंबर लिखना था, अपने स्टूडेंट्स का रोल नंबर लिखना था, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि जैसे ही हम फर्स्ट स्टूडेंट का रोल नंबर लिखेंगे तो क्या होगा कि वो डेटा जो कॉलम की विड्थ से एक्सीड कर रहा था, कॉलम का वो डेटा जो कॉलम की चौड़ाई से बाहर जा रहा था, अगले कॉलम में डेटा टाइप करते ही वो पीछे छुप जाता है। वैसे तो नहीं छुप रहा था, दिख रहा था, लेकिन जब आपने यहाँ पे कुछ लिखना शुरू किया तो ये डेटा छुप गया, और अगर आप इसका प्रिंट आउट निकाले तो ऐसे ही प्रिंट आउट निकलेगा। तो जाहिर सी बात है कि टेक्स्ट को या कैरेक्टर्स को जब आप फीड करते हैं, तो कैरेक्टर्स को फीड करते समय तब तक तो कोई समस्या नहीं है जब तक आप नेक्स्ट कॉलम में कुछ नहीं लिख रहे हैं। यू कैन राइट एज मेनी टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स एज यू वांट, no problem would be there. But as soon as you type something that exceeds the column of width of the column and you type something in next column, it will hide the data of previous column. क्यों? क्योंकि भाई हर कॉलम की अपनी एक डिफॉल्ट विड्थ है, कॉलम की एक प्री डिफाइंड विड्थ है, उस विड्थ के अनुसार ही काम हो रहा है। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि उसकी जरूरत, मतलब वो जो दे रहा है और जो हमारी रिक्वायरमेंट है, दोनों मैच करें ऐसा तो जरूरी नहीं है। या अगर किसी का नाम सुगंधा है, जो सुगंधा श्रीवास्तव पूरा लिखना है, तो हमसे कह दिया जाए कि नहीं नहीं आप पूरा नाम मत लिखिए, आप सुगंध लिखिए क्योंकि एक कॉलम में सुगंध ही दिख सकता है। ऑब्वियसली ये तो नहीं करेंगे। तो कॉलम्स की विड्थ को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। कॉलम्स की विड्थ को या रो की हाइट को जैसे भी आपकी मर्जी हो आप उन्हें फीड कर सकते हैं। जैसे क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं, अगर आपने कुछ भी किसी एक कॉलम में लिखा, जैसे अब हम एक और नाम आपको यहाँ पे लिख करके दिखा रहे हैं, सपोज हमने यहाँ पे लिख दिया सिद्धार्थ, ठीक है। अब हमें पता है सपोज सिद्धार्थ की यहाँ पर हमको एज लिखनी है, तो ये प्रॉब्लम आ रही है कि सिद्धार्थ का नाम छुप रहा है, पूरा नहीं आ रहा है। एक्सेल में फॉन्ट का साइज वैसे भी देखिए बाय डिफॉल्ट तो फॉन्ट साइज 11 है, तो फॉन्ट साइज छोटा करने से तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 11 पॉइंट साइज एक स्टैंडर्ड पॉइंट साइज होता है और इजीली रीडेबल होता है ना, उसे हम बढ़ा नहीं रहे हैं पर उसे घटाना भी नहीं चाहिए। तो अगर आपसे पहली चीज ये है कि आपने ये खुद से सोच रखा है कि फॉन्ट साइज छोटा करने से तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी प्रिंट आउट में, और दूसरा आप जब ये डेटा प्रिपेयर कर रहे थे तो आपसे ये कह दिया गया कि जी कॉलम की विड्थ नहीं बढ़ानी है। अगर कॉलम की विड्थ बढ़ाने को कह दिया जाए तब तो कोई इशू है ही नहीं। हम एक नई शीट में आपको करके दिखा रहे हैं, इस शीट में कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ मान लीजिए आपने कहीं भी एक ये लिख लिया, अपना कॉलम का डेटा लिखा, और यहाँ मान लीजिए उनकी एज लिख दी, ठीक है, और आपसे कह दिया जाए कि ये डेटा पूरा दिखना चाहिए, तो पहला ऑप्शन यही होना चाहिए
कि फॉन्ट का साइज छोटा नहीं करेंगे बल्कि कॉलम की चौड़ाई हम बढ़ा देंगे। किसी भी कॉलम की विड्थ को बढ़ाने के लिए आप उस कॉलम में कहीं भी रहें, क्योंकि कॉलम पूरा है, चाहे यहाँ रहे, कहीं भी रह सकते हैं, जरूरी नहीं कि उस सेल को ही सिलेक्ट करें, क्योंकि ये पूरा एक कॉलम है। तो कॉलम की विड्थ बढ़ानी है, एक तरीका तो ये होता है कॉलम में कहीं भी रहिए और फॉर्मेट सेल्स ग्रुप के, होम टैब के सेल्स ग्रुप के फॉर्मेट ऑप्शन पे आइए और यहाँ देखिए कॉलम विड्थ का ऑप्शन है, ऑटो फिट कॉलम विड्थ का ऑप्शन है और डिफॉल्ट विड्थ का ऑप्शन है। 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। डिफॉल्ट विड्थ का ऑप्शन जो होता है वो आपको बताता है कि बाय डिफॉल्ट एक्सेल आपको कॉलम की कितनी विड्थ दे रहा है, दैट इज 8.43 पॉइंट्स। इतने पे आपको जो है यहाँ पर ये विड्थ मिल रही है। अब ये तो आपने देख लिया कि भाई बाय डिफॉल्ट तो 8.43 है। अगर आपको चेंज करनी है तो एक ऑप्शन होता है कॉलम विड्थ का, आप इस पर क्लिक करें और जाहिर सी बात है कि आपको मिल इतना रहा है और आपको बढ़ाना है, तो ऑब्वियसली आप कोई बड़ी वैल्यू लिखी है। जैसे हमने कहा 12 पॉइंट्स दे देते हैं, तो देखिए 12 पॉइंट से हमारी कॉलम की विड्थ बढ़ गई। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हमने कहा दिया तो है हमने 12 पॉइंट्स, पर हो सकता है कि 11 में ही कम एडजस्ट हो जाता हमारा नेम। तो हम चाहते हैं कि उतनी ही विड्थ बढ़े जितने की रिक्वायरमेंट है, ना एक्स्ट्रा बढ़े ना कम रहे। तो 12 तो हमने गेस किया है, पर हम गेस करके काम नहीं करना चाहते थे, हम एक स्टेप में ही कंफर्म काम करना चाहते थे। तो आप उसकी जगह पर यूज कर सकते थे ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ऑटो फिट कॉलम विड्थ का जो ऑप्शन होता है, इसको क्लिक करते ही कंटेंट कॉलम में जो भी लिखा है, हमारा जो कॉलम है उसकी विड्थ ऑटो फिट हो जाएगी, मतलब उतना वाइड हो जाएगा कॉलम जिसमें कंटेंट ऑटोमेटिकली फिट हो सकता है। ये देखिए अब क्या है, अब इसके बाद आपको क्या करना होगा कि कॉलम की विड्थ उतनी करनी होगी कि ये ऑटोमेटिकली फिट हो जाए। पर आपको हम इसीलिए ये ऑप्शन नहीं बताएंगे, इसके लिए हम साधारण तरीका बताएंगे, इससे आसान काम। वैसे तो कॉलम की विड्थ को बढ़ाने या घटाने के लिए आपको यहाँ जाने की कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि आपके पास माउस का पॉइंटर है और इससे आप काम ऑन स्क्रीन ही कर सकते थे। किसी भी कॉलम की विड्थ को बढ़ाने के लिए पॉइंटर को उस कॉलम की जो हेडिंग है, उसकी हेडिंग के राइट बाउंड्री पे पॉइंटर रखें ऐसे। सी कॉलम की विड्थ बढ़ानी है तो यहाँ नहीं रहेंगे, इससे बी की विड्थ बढ़ेगी। आपको सी की विड्थ बढ़ानी है तो पॉइंटर यहाँ रखिए, जस्ट लाइक दैट। जैसे ही पॉइंटर यहाँ ऐसा हो जाए, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करिए और ड्रैग करके जितना भी ले जाना है आगे उतना ड्रैग करके ले जाइए। आपको लगता है ज्यादा हो गया, थोड़ा कम कर दीजिए, कम करना है कम करिए, बढ़ाना है बढ़ाइए। तो सिंपल ड्रैगिंग विल लेट यू टू इंक्रीज और डिक्रीज द विड्थ ऑफ कॉलम। जैसे इसकी डिक्रीज करनी है तो डिक्रीज कर दीजिए। तो ऐसे ड्रैगिंग से आप कॉलम की विड्थ को घटा या सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि ड्रैग करने से कभी कभी तो होता है कि एग्जैक्टली उतनी ही बढ़ती है जितनी चाहिए, पर अगर आप चाहते हैं कि ड्रैगिंग में हम टाइम ना वेस्ट करें और एक बार में कॉलम की विड्थ को चेंज करें, तो और उतनी कर लें जितने की रिक्वायरमेंट है, ना कम ना ज्यादा। तो उसके लिए पॉइंटर कहाँ रखेंगे, जैसे मान लीजिए नाम इतना छुपा हुआ था और आपको कॉलम की विड्थ बढ़ानी है उतनी जितनी की चाहिए, तो पॉइंटर को इस तरह से राइट बाउंड्री पे ही रखेंगे, लेकिन इस बार ड्रैग ना करके यहीं पर पॉइंटर रख के डबल क्लिक कर देंगे। तो देखिए डबल क्लिक करते ही आप जो भी नाम यहाँ पे लिखे हैं वो उसमें जो है ऑटोमेटिकली उतना ही हो जाएगा। हाँ, अब यहीं पे चीज आपके दिमाग में आ रही होगी कि ये तो एक नाम लिखा है, कुछ नाम होते हैं जिनकी जो कैरेक्टर्स हैं कम होते हैं, कुछ नाम होते हैं हो सकता है इससे ज्यादा कैरेक्टर्स हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे मान लीजिए हम कुछ नाम लिख लेते हैं, सपोज एक नाम हमने यहाँ पे लिख लिया ओम, एक नाम लिख लिया पवन, एक नाम लिख लिया नैना और एक नाम लिख लिया यहाँ पे नयन तारा, तो थोड़ा ऐसे। तो अब इस कॉलम में जितने भी वैल्यूज लिखे हुए हैं, चाहे वो जो भी नेम्स हैं, उसमें जो सबसे ज्यादा विड्थ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का कॉलम है, ऑटोमेटिकली जब डबल क्लिक आप करते हैं तो उतना ही वाइड हो जाएगा कॉलम, क्योंकि ये कॉलम ये जो कंटेंट है ये इस समय सबसे ज्यादा कैरेक्टर्स का है, तो इतनी चौड़ाई तो चाहिए ही चाहिए। इसलिए जब यहाँ पे क्लिक करेंगे और एक कॉलम में बहुत सा डेटा लिखा हो तो कॉलम की विड्थ उस डेटा के अकॉर्डिंग होती है जिसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स सबसे ज्यादा होते हैं। इसी तरीके से अगर आपको कॉलम की विड्थ की जैसे रो की हाइट चेंज करनी हो, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि यहाँ पर हम एक हेडिंग देना चाहते थे स्टूडेंट नेम या कुछ भी, और हम चाहते थे हेडिंग वाली रो की हाइट ज्यादा हो, तो वही अगर रो की हाइट देखनी है तो उसके लिए तो आप यहीं पर आइए, ये देखिए रो हाइट मिल रहा है,
बता रहे हैं 15 पिक्सल्स की हो रही है आपकी, पर आप 15 पॉइंट्स की हो रही है। पर अगर आप यहाँ से ड्रैगिंग के थ्रू करना चाहते हैं तो एक बार फिर जिस रो की हाइट बढ़ानी है पॉइंटर को उसकी लोअर बाउंड्री पे रखिए, रो हेडिंग पे। यहाँ पे पॉइंटर ऐसा नहीं होगा, पॉइंटर यही होगा ऐसा। माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे तो बता रहा है अभी 15 पॉइंट्स है जो कि 20 पिक्सल्स के बराबर होता है। आपको बढ़ाना है, डाउनवर्ड ड्रैग करिए, आपको जितना ड्रैग करना है उतनी ऊंची आपकी रो बन सकती है, जितना भी चाहिए। और आपने कहा कि जितनी होनी चाहिए उतनी रखिए, तो इस पर भी पॉइंटर रख के डबल क्लिक कर दीजिए, तो स्टैंडर्ड हाइट जितनी रिक्वायर्ड होगी वो ऑटोमेटिकली डेटा उसी में फिट हो जाएगा। तो टेक्स्ट के साथ में जब आप काम करते हैं तो टेक्स्ट के साथ ये सब चीजें अक्सर होती हैं कि कॉलम की विड्थ ज्यादा है, कम है, और कॉलम की विड्थ आपको बढ़ानी है। तो कॉलम की विड्थ आपने बढ़ा दी और रो की हाइट आपने बढ़ाई और आपने देखा आपने डेटा को इजीली एडजस्ट कर लिया। पर कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि हम बार बार बोलते हैं कि एक्सेल में हम डेटाबेस प्रिपेयर कर रहे हैं, डेटाबेस प्रिपेयर कर रहे हैं। तो डेटाबेस का मतलब ये कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, जिसमें कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स एज वेल बहुत ज्यादा है। कई बार ऐसा होता है कि इतने कॉलम्स हैं कि हमें पहले से ही पता होता है कि प्रिंटिंग के टाइम पे बहुत हेडेक होने वाला है, हमें बहुत एडजस्टमेंट करना है। तो ऐसी सिचुएशन में हम पहले ही हमें वार्न कर दिया जाता है, हमें कह दिया जाता है कि भाई ऐसा है, कॉलम में जो भी डेटा लिखना है कॉलम की चौड़ाई मत बढ़ाइएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको 15 कॉलम की रिपोर्ट बनानी है। अगर आप कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने लगे तो फिर वो तो कॉलम बहुत ज्यादा चौड़े होने से प्रिंट आउट कभी निकाल ही नहीं पाएंगे, पेज पर एडजस्ट ही नहीं हो पाएगा। क्योंकि एक्सेल में जब बहुत सारे कॉलम्स की रिपोर्ट बनती है तो एडजस्टमेंट बहुत करना पड़ता है प्रिंट आउट के टाइम पर। सॉफ्ट कॉपी में तो चलिए ठीक है। तो अब आप ये चाहते हैं कि हम डेटा टाइप करें, लेकिन हमें ये लिबर्टी नहीं है कि हम कॉलम की चौड़ाई बढ़ा सकें। तो कॉलम की चौड़ाई अगर आप नहीं बढ़ा सकते हैं तो ऑब्वियसली या तो नाम ही कटा हुआ प्रिंट कराइए, या कुछ ऐसा करिए कि नाम उसमें ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए, कॉलम की विड्थ ना बढ़ानी पड़े, बल्कि डेटा जो उसमें लिखा गया है वो उसमें एडजस्ट हो जाए बिना उसका साइज चेंज किए। तो इस एडजस्टमेंट के लिए आप क्या करेंगे? तो देखिए अभी हम किसी और कॉलम में, यहाँ जैसे हमने कहा कि हमने नाम लिख दिया सिद्धार्थ, और अब हमें इसे एडजस्ट करना है। तो किसी भी कॉलम को जब आप चाहते हैं कि डेटा इस तरह से आ जाए उसमें कि वो उसी में फिट हो जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी सेल आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको देखिए जो अलाइनमेंट ग्रुप मिल रहा है, इसके ग्रुप लॉन्चर बटन पर आप क्लिक करेंगे। वैसे तो देखिए फॉन्ट ग्रुप में भी ग्रुप लॉन्चर बटन है, अलाइनमेंट में भी है और नंबर पे भी है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम फॉन्ट का ग्रुप लॉन्चर बटन क्लिक करते हैं तो विंडो किसकी खुल रही है हमें बताइएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये क्या फॉर्मेट सेल्स लिखा है। अगर हम किसी भी सेल को सिलेक्ट करके अलाइनमेंट ग्रुप के ग्रुप लॉन्चर बटन पर क्लिक करते हैं तो अब क्या खुल रहा है, अभी भी देखिए, हाँ फॉर्मेट सेल्स की ही विंडो खुल रही है और सेम इज विद नंबर ग्रुप एज वेल। मतलब आप तीनों में से किसी भी ग्रुप पर पॉइंटर रख के ग्रुप लॉन्चर पे क्लिक करें तो आपका ग्रुप जो खुलता है वो फॉर्मेट सेल्स का खुलता है ना। लेकिन फिर फर्क क्या है, अब ध्यान दीजिएगा कि अगर आप फॉन्ट ग्रुप पे ग्रुप लॉन्चर क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट सेल्स का फॉन्ट टैब एक्टिव होता है ना। ये देखिए आप, ये हाईलाइटेड है और इससे रिलेटेड ऑप्शंस डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर आप अलाइनमेंट पे क्लिक कर देते हैं तो ग्रुप तो फॉर्मेट सेल खुला, लेकिन अब जो है यहाँ पर अलाइनमेंट खुला। पहले फॉन्ट खुला हुआ था, अब क्या खुला है यहाँ पर, अलाइनमेंट। और इसी तरह से अगर आप नंबर ग्रुप पे क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट सेल्स का नंबर टैब इनिशिएट लेता है और वो एक्टिव होता है। तो इसीलिए ऑप्शंस तीनों हैं। कभी कभी होता है, मान लीजिए चाहिए तो आपको अलाइनमेंट ग्रुप था, अलाइनमेंट टैब था, लेकिन गलती से आप इस पर क्लिक कर गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलाइनमेंट टैब यही है, उसे क्लोज करके वापस से खोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो तीनों में से किसी भी एक ग्रुप के ग्रुप लॉन्चर बटन पर जब आप क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट सेल्स का ही डायलॉग बॉक्स खुलता है। ये अलग बात है कि ग्रुप के अकॉर्डिंग उनके टैब्स एक्टिवेटेड होते हैं। और अगर आपको फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स खोलना है तो इसके लिए आपको एक शॉर्टकट भी मिलता है। अब हमें ये काम करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम एक शॉर्टकट प्रेस कर रहे हैं और ये देखिए फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स उसने खोल दिया। अब क्या होता है कि अगर आप कोई ऐसी सेल सिलेक्ट करते हैं और मतलब जिसमें आपका टेक्स्ट लिखा है, शॉर्टकट प्रेस करते हैं तो अलाइनमेंट टैब खुलता है। अगर आपने किसी नंबर सेल को सिलेक्ट किया हुआ है तो भी आपका खुलेगा अलाइनमेंट ही टैब।
मतलब अब आप चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते। आप जब सेल सिलेक्ट करके शॉर्टकट प्रेस करेंगे फॉर्मेट सेल्स के लिए, तो फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स तो खुलेगा, टैब अलाइनमेंट खुलता है। तो ये अब आपके ऊपर है पूरी तरह से कि क्या आप करना चाहते हैं। फिलहाल अगर आपको फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स खोलना है तो उसके लिए आप शॉर्टकट क्या प्रेस करते हैं, शॉर्टकट है उसके लिए Ctrl+1। कंट्रोल के साथ में 1 वाली की प्रेस करने पर आपका फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स खुलता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है आपको साथ में कि ये 1 कौन सी वाली नंबर की है, वो वाली नंबर की जो अल्फाबेटिकल कीबोर्ड के ऊपर होती है। नंबर कीपैड में जो राइट हैंड साइड पे नंबर पैड मिलता है आपको, उस हिस्से पे अगर आप पॉइंटर मतलब कंट्रोल के साथ में वो वाली नंबर की प्रेस करेंगे तो फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स नहीं खुलेगा। अल्फाबेट्स के ऊपर जो एक रो में नंबर्स मिल रहे हैं वहां से कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करने पर ही आप इस डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। तो मे बी ऑप्शन आपको शॉर्टकट उसमें एमसीक्यूज में मिल जाए कि टू ओपन फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स प्रेस दिस, तो उसमें आपको 4 चॉइसेस में अगर डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिए तो राइट आंसर वुड बी Ctrl+1। सबको क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत अभी तक किसी को? ओके आप सबको अच्छा क्वेश्चन पेपर्स मिल गए ना? मैम एक चीज पूछनी थी उस क्वेश्चन पेपर के बारे में। हाँ बताइए। मैम जैसे उसका फॉर्मेट आएगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा? बिल्कुल, आप जब एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो एग्जाम फॉर्म में भी तो पूछा जाता है ना आपसे कि आप हिंदी में देंगे एग्जाम या इंग्लिश में। नहीं, वो तो जैसे मैंने इंग्लिश या हिंदी लिया, दोनों में से कोई ऑप्शन में चूज किया, तो उसमें तो हिंदी इंग्लिश दोनों होगा ना? या तो मैं इंग्लिश लूँ या तो हिंदी लूँ? नहीं नहीं, जैसे आपने मान लीजिए सिलेक्ट किया, एग्जाम फॉर्म भरते टाइम आपने कहा हम इंग्लिश में एग्जाम देंगे, तो यू आर सपोज टू राइट एवरीथिंग इन इंग्लिश, है ना? ओके। अगर आपने कहा कि मुझे हिंदी में एग्जाम देना है तो आप इंग्लिश कर सकते हैं, मतलब मिक्स्ड लिख सकते हैं। कुछ बच्चों के साथ ये इशू होता है कि सब कुछ वो इंग्लिश में नहीं लिख पाते आते हुए भी, तो वो लोग क्या है हिंदी ऑप्ट कर लेते हैं, तो मिक्स लिखते हैं। जैसे मिक्स इन द सेंस कि अब अगर आपको फॉर्मेट सेल्स लिखना है तो आप इसे बिल्कुल हिंदी में फा पे आ की मात्रा नहीं लिख रहे हैं। कंप्यूटर लिख रहे हैं तो कंप्यूटर को क आधा माँ पूरा नहीं लिख रहे, उसे कंप्यूटर ही लिख दीजिए। कहीं भी कोई कमांड है इंसर्ट, तो इंसर्ट इंग्लिश में लिख लीजिए। लेकिन जब आप इंग्लिश ऑप्ट करते हैं तो सब कुछ इंग्लिश में ही लिखना होता है आपको। ओके ठीक है, ओके। तो इसीलिए क्वेश्चन पेपर भी दोनों बच्चों के हिसाब से बनता है कि जो बच्चे हिंदी में दे रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन पेपर हिंदी में, और जो इंग्लिश में ऑप्ट कर रहे हैं उनके लिए इंग्लिश में। ठीक है, और एग्जाम आपने जब फॉर्म भरा होगा तो ये बात आपसे पूछी गई होगी कि एग्जाम आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, है ना? एग्जाम नहीं मैं फॉर्म, फॉर्म का तो नहीं, सर ने पूछा था फोन हाँ वो करके। इसीलिए पूछा जाता है। अब जब सर ने फोन करके आपसे पूछा वो इसीलिए कि जो आपके एग्जाम फॉर्म भरे जाते हैं उसमें आप कौन सी लैंग्वेज ऑप्ट कर रहे हैं। सर ने यही पूछा होगा ना कि आप एग्जाम किस लैंग्वेज में देंगे। या मैम। हाँ तो वो इसीलिए पूछा जाता है। ठीक है, वो एग्जाम फॉर्म में एक ऑप्शन है, वहां पर वो पूछते हैं कि स्टूडेंट जो है वो किस लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहता है। तो वो पेपर में एक क्वेश्चन पहले हिंदी में होगा, उसी का नीचे इंग्लिश में होगा, फिर हिंदी में नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर इंग्लिश में। तो ओके। हाँ, अब आप लोगों ने देख ही लिया है पेपर, अगर ध्यान से देखा होगा तो एक फॉर्मेट आपने देख लिया कि भाई 10-10 नंबर के पहले क्वेश्चंस आते हैं आपके सेक्शन ए के, जिसके लिए आपको एग्जाम में अलग से ओएमआर शीट मिलती है और 1 घंटे तक वो शीट आपके पास रह सकती है। आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम यानी सेक्शन बी का जो एग्जाम होता है जिसको आप अटेम्प्ट करते हैं, उसके लिए आंसर शीट उसके बाद ही मिलेगी। मतलब आपको 3 घंटे का जो एग्जाम देना है उसमें आपके पास ये चॉइस नहीं है कि चलो ऑब्जेक्टिव बाद में लगा लेंगे पहले डिस्क्रिप्टिव लिख लें। पहले आपको ऑब्जेक्टिव वाला पेपर ही अटेम्प्ट करना है। ओएमआर शीट में बाकायदा आप निशान लगाएंगे, वो गोले भरेंगे, और जब आप अपनी ओएमआर शीट रिटर्न करेंगे जो इन्विजिलेटर है उसको, तब वो आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए आंसर शीट देंगे, और इसके लिए आपको मैक्सिमम 1 आवर मिलता है। अब ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप कितने कम समय में कर लेते हैं। कुछ बच्चे हैं वो 15-20 मिनट में भी कर सकते हैं, कुछ बच्चे हैं वो 30 मिनट में करते हैं, कुछ पूरा 1 घंटा लेते हैं। तो बहुत ध्यान से हैफेजर्ड नहीं होना होता है। फिर भी हम चाहते हैं हमारी तैयारी ऐसी हो कि ऑब्जेक्टिव में हमें मैक्स टू मैक्स अगर टाइम लगे तो मिले तो 25 मिनट लगे, उससे ज्यादा ना लगे। क्यों? क्योंकि जितना समय हम इधर बचाएंगे उतना समय हमारा डिस्क्रिप्टिव में हम लिखने में हमें एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और यही टारगेट मान के चलने की, जब कॉपी ओएमआर शीट कोई छीनेगा तभी वापस करेंगे, तो 1 घंटा पूरा आपको देना पड़ेगा। तो वो प्रिपरेशन के ऊपर देखिए डिपेंड करता है। आप स्टडी मटेरियल आपको मिल चुका है, इतने सारे टॉपिक्स आपके हो चुके हैं, ऑल ऑफ यू शुड गो थ्रू दैट स्टडी मटेरियल चैप्टर बाय चैप्टर। और लास्ट में जो एक्सरसाइजेस दी गई हैं उसको भी बहुत अच्छे से आप पूरा अटेम्प्ट करिए। पहले आप अपना खुद से पेंसिल से निशान लगा लीजिए, फिर उसमें आंसर्स भी दिए रहते हैं, तो आप चेक कर लीजिए कि आपके आंसर कितने सही हुए कितने गलत हुए।
आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, आप हमसे पूछिए, हमसे डिस्कस करिएगा, ठीक है। मगर इस तरह से तैयारी करते चलेंगे तो जब भी आपको एग्जाम देना होगा आप परेशान नहीं होंगे, और ऐसे सोचेंगे कि अरे अभी तो पढ़ तो रही हैं, एग्जाम के लिए टाइम मिलेगा ना जुलाई में या जब भी एग्जाम होगा, तो लास्ट में प्रिपेयर कर लेंगे। तो इतना स्टडी मटेरियल, मतलब इतना सारा स्टफ होता है, आप नहीं कर सकते प्रिपेयर। तो बहुत सी चीजें जो है, आप अपना जो फंडामेंटल वाला पार्ट है, आपका राइटर खत्म हो चुका है, वर्ड खत्म हो चुका है, वो सारे सेक्शंस को आप रिवाइज करना शुरू कीजिए। और क्वेश्चन पेपर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो वो सब चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है। और एग्जाम जो है आपका, उसमें कैसी चीजें आएंगी इसका अंदाजा आपको उससे तो लग ही जाएगा, लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से पेपर बनाए जो आपको दिया गया है। पर मॉड्यूल 1 के लिए आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी साइट पे अवेलेबल होते हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि मॉड्यूल 1 में तो वही सब चीजें हैं, वर्ड है बस, अब वर्ड की जगह राइटर भी है, तो उसमें जो है आप और पहले के भी क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हैं। तो आप कंसल्ट करिए उन क्वेश्चन पेपर्स को, साइट पे सब, नाइलिट की साइट पे सारे क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं, जिस ईयर का आप देखना चाहेंगे। 2000 आपने कहा मैं 19 का देखना है, तो 2019 जनवरी जुलाई दोनों मिलेंगे, ठीक है। सिर्फ 2020 का नहीं मिलेगा, 2020 का केवल जुलाई का पेपर मिलेगा, क्योंकि 2020 में जनवरी में एग्जाम हुआ ही नहीं था इसलिए, और बाकी जो है आपको सारे मिलेंगे। 2020 में जनवरी में हुआ था, जुलाई में नहीं हुआ था, तो बस उसका एक साल का ही, एक बार का ही मिलेगा। बाकी 3-4 साल के पेपर अगर आपने ऑब्जेक्टिव के लिए लगा लिए ना, माने आप सोचिए 18, 19, 20, नहीं 17, 18, 19, 20 ऐसा लगा लीजिए, 2017 का देख लीजिए, 18 देख लीजिए, 19 देख लीजिए, 20 का एक पेपर और 21 का भी एक पेपर, तो ये आपके जो है 7-8 साल के 7-8 क्वेश्चन पेपर हो जाएंगे। एक साल के 2 क्वेश्चन पेपर हैं, और 8 क्वेश्चन पेपर अगर आपने लगाए तो इसका मतलब 8 4 32, 320 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लगा चुके हैं, है ना। 320 क्वेश्चंस का मतलब है आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर ली है। और बाकी आपकी बुक्स में जितना स्टफ है वो आप प्रिपेयर करिए, उसमें एक्सरसाइजेस हैं, लास्ट में देखिए मॉडल पेपर वगैरह भी दिए होंगे, सॉल्व और अनसॉल्व। इतना अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे तो देखिए पक्का एस ग्रेड कहीं नहीं गई, पास तो मुझे लगता है सभी हो जाएंगे, लेकिन टारगेट तो ये होना चाहिए कि एक अच्छी से अच्छी ग्रेड हम मेंटेन करें। तो इसलिए जो है अभी समय है, आप मेहनत कर सकते हैं, रेगुलर आप लोग क्लासेस कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। प्रिपरेशन आप अभी से शुरू कर दीजिए, एग्जाम जुलाई में नहीं होगा तो ज्यादा से ज्यादा जुलाई के लास्ट में होगा, लास्ट में नहीं हुआ तो अगस्त में होगा, या जब भी होगा, कभी तो एग्जाम होना ही है। आप प्रिपरेशन जितनी बढ़िया करके रखेंगे, एग्जाम टाइम पे उतना लेस बर्डन आप फील करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। क्वेश्चन पेपर जो आपको पहले भी 21 वाले दिए हैं जनवरी वाले, वो मॉड्यूल 1 और 2 तो आप देख ही लीजिए, ताकि 2 के लिए भी आपको ये पता हो कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे सिर्फ HTML पे बेस्ड रहते हैं कि भैया कोड आ जाएगा, बस कोड लिख लेंगे, लेकिन खाली कोडिंग नहीं आनी है, और भी चीजें आनी है। तो वो क्वेश्चन पेपर कम से कम एक बार आप सब लोग रेफर कीजिए और देखिए कि कैसा क्वेश्चन पेपर होता है, और उसके हिसाब से उस लेवल की आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि हमने कहा हम कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे और ये काम होगा, फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स। अब हम क्या चाहते हैं कि हमारा डेटा, हम साइज भी ना चेंज करें, लेकिन ऐसा कुछ हो जाए कि हमारा कॉलम की विड्थ भी ना बढ़े, डेटा का साइज भी ना चेंज हो, और डेटा इसी में एडजस्ट हो जाए। तो इसके लिए कमांड तो मिलती है, लेकिन वो कमांड हमें रिबन पे कहीं नहीं मिलती। तो इसके लिए ही आपको फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स खोलना पड़ेगा। आप सेल सिलेक्ट करके कंट्रोल 1 प्रेस करें तो अलाइनमेंट टैब के अंदर एक कमांड होती है, देखिए यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट कंट्रोल, यहाँ पर एक कमांड दी हुई है श्रिंक टू फिट, एक चेक बॉक्स दिया है। श्रिंक टू फिट का मतलब है कंटेंट को इतना श्रिंक कर दीजिए कि वो फिट हो जाए सेल के अंदर। तो इस चेक बॉक्स को आप इनेबल करेंगे। अभी आप देखिए फॉन्ट का साइज जो है वो 11 पॉइंट ही है, उसमें हमने कोई चेंज नहीं किया, और यहाँ से श्रिंक टू फिट एक्टिवेट करके यहाँ से कह दिया ओके। तो ये देखिए कंटेंट का साइज वैसे नहीं चेंज हुआ है, साइज 11 ही है, लेकिन वो इतना एडजस्ट हो गया है कि उसी सेल में आपका कंटेंट लिख करके आ रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि टेक्स्ट को आप इतना श्रिंक करके एडजस्ट कर लेते हैं विदाउट चेंजिंग द विड्थ ऑफ द कॉलम एंड विदाउट चेंजिंग द साइज ऑफ टेक्स्ट। तो अगर ऐसे एडजस्ट हो रहा है तो इजीली रीडेबल भी है, सॉफ्ट कॉपी में भी हार्ड कॉपी में भी एकदम से ऐसे पढ़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इतना उतना एडजस्टमेंट तो श्रिंक टू फिट से भी किया जा सकता है। काम करने से पहले यदि आपको अनुमान है कि इतने एरिया में हम जो डेटा लिखेंगे, यदि कोई कॉलम का डेटा ज्यादा बड़ा हो तो उसको पहले ही श्रिंक कर दो। तो आप ऐसे क्या करेंगे, एरिया सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे और इस चेक बॉक्स को इनेबल करेंगे और कह देंगे ओके। अब क्या है, अब अगर आप छोटा नाम भी लिख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन अगर आप कोई बड़ा नाम लिख रहे हैं
तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया, तो ये देखिए ये अपने आप श्रिंक होगा। अब नाम जितना भी बड़ा हो वो आप उससे कोई मतलब नहीं है, वो अपने आप एडजस्ट होगा। मैम लेकिन जैसे ज्योति का फॉन्ट तो बड़ा लग रहा है और बाकी छोटा लग रहा है, तो मैम क्या ये सिमेट्री तो इसमें नहीं दिख रही? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए ये कंटेंट इतना बड़ा था ही नहीं कि इसे श्रिंक करना पड़ा। जो श्रिंक करने पड़े उसी में चीज दिखेगा। और ये तो अभी आप देखिए, अभी यहाँ पर अगर आप नोटिस करें, सिद्धार्थ ज्यादा छोटा है, रत्नाकर थोड़ा बड़ा है उससे, और रत्नप्रिया उससे भी छोटा है। सिद्धार्थ और रत्नप्रिया ये जो दो नाम लिखे हैं ये ऑलमोस्ट एक साइज के लग रहे हैं। रत्नाकर थोड़ा बड़ा लग रहा है जबकि ये भी श्रिंक हुआ है। और अभी देखिए इससे बड़ा हम नाम लिख देते हैं यहाँ पे, ये देखिए, तो ये इतना छोटा हो जाएगा। वो तो देखिए एडजस्ट कर रहा है ना। अभी मान लीजिए हम आपका नाम ही यहाँ लिख देते हैं पूरा, आपने उसको कहा एडजस्ट करो, अब वो श्रिंक कर रहा है। आप पढ़ पाए या ना पढ़ पाए वो आपका अपना आउटलुक है ना। तो अब ये साइज जो है उसी के हिसाब से, कंटेंट के हिसाब से एडजस्ट होता है। साइज एक्चुअली चेंज हो ही नहीं रहा है, साइज तो उतना ही बड़ा है, लेकिन इसका एडजस्टमेंट उसी हिसाब से चेंज होता है जैसा कंटेंट सेल में लिखा होता है। तो ये तभी यूज हो सकती है कमांड। देखिए इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी ज्यादा रिक्वायर्ड होती तो सामने ही होती है ना। बार बार हम कहते हैं कि रिबन पे फ्रीक्वेंटली यूज कमांड्स होती हैं, बट ये इन केस है कि कभी अगर आपने कुछ लिखा और आप चाहते हैं कि भाई उतने में ही एडजस्ट हो जाए, तो आप उसके लिए श्रिंक टू फिट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि इसकी और इसकी सिमेट्री एक होगी, नहीं, दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ कैरेक्टर सेम नहीं है। दोनों के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यदि सेम होते तब फिर उनको सेम सिमेट्री पे दिखाई देंगे। ठीक है, अब ये तो हो गई श्रिंक टू फिट। और आपने देखा कि इसका एक एडवांटेज भी है तो इसका ड्रॉबैक भी है कुछ इस तरीके का। चलो एडजस्टमेंट तो हो रहा था, लेकिन भाई अब ये तो चीज सही लग नहीं रही है। और ये तो तब है जब अभी तो हम सिर्फ फर्स्ट नेम लिख रहे हैं। कहीं अगर किसी कॉलम में हम फर्स्ट नेम और सरनेम दोनों लिखने लगे तब क्या होगा? जैसे अब यहीं पर हमने लिख दिया, मान लीजिए ये लिखा, तो अब तो अगर आप श्रिंक करते हैं तो वो इतना श्रिंक हो जाता है कि हमें पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, या वो देखने में हमें भद्दा लग रहा है, हम नहीं चाहते। तो ऐसी सिचुएशन में आप श्रिंक तो नहीं कर सकते। तो कहा चलो अच्छा, और कॉलम की चौड़ाई के लिए पहली रेस्ट्रिक्शन लगी कि नहीं नहीं, कॉलम की चौड़ाई बिल्कुल नहीं बढ़ानी है। तो एक रास्ता और हम अपना सकते हैं, और वो ये है कि कम से कम फर्स्ट नेम को फर्स्ट लाइन में लिखा जाए और सर नेम को हम नेक्स्ट लाइन में लिखें। इसका मतलब जब हमने फर्स्ट नेम टाइप किया था उसके बाद स्पेस देके जो सरनेम टाइप करना था, तो उसी लाइन में टाइप ना करके नेक्स्ट लाइन में आते, और नेक्स्ट लाइन में आने के लिए क्या प्रेस करते? एंटर की। तो एंटर करके हमने यहाँ पे चंद्रा लिख दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? एंटर करने पर तो ये हमारे डेटा को नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट सेल में ले आया, जबकि हम उस नाम के जो फर्स्ट नेम है, सर नेम है, उसको सेम सेल की नेक्स्ट लाइन में लिखना चाहते थे। सेल सेम रहनी चाहिए थी, लेकिन एक्सेल में काम करना इतना आसान नहीं होता। वही बार बार बोलते हैं कि एक सेल के अंदर आप तब तक काम कर रहे हैं जब तक कि आप उसी में रो में हैं। एंटर करके अगर आप सोचते हैं कि नेक्स्ट उस सेम सेल में नेक्स्ट लाइन में चले जाएं, दैट इज नॉट पॉसिबल, आप नेक्स्ट सेल में आ जाते हो। तो आखिर ऐसा क्या करें कि हम डेटा लिखें भी और एक ही सेल में रहे, मगर वो 2 या मोर देन 2 लाइंस में लिखा जा सके? ऐसा करने के लिए आप सेल को सिलेक्ट करें, और यही, वैसे तो कंट्रोल 1 करके देखेंगे तो भी आपको यही कमांड मिलती है। देखिए लिखा हुआ है रैप टेक्स्ट, और यही कमांड आपको यहाँ भी मिलती है, क्योंकि ये श्रिंक टू फिट से ज्यादा यूज होती है, इसीलिए देखिए ये ऑन स्क्रीन भी अवेलेबल है। तो आप कह दीजिए रैप टेक्स्ट। अब यहाँ पर हम पहले पूरा नाम लिख देते हैं, यहाँ हमने पूरा लिखना है, और इसको सेलेक्ट करेंगे और क्या कह देंगे? रैप टेक्स्ट। ये देखिए रैप टेक्स्ट करने पर यामिनी चंद्रा आया, लेकिन ए फिर नेक्स्ट लाइन में चला गया। क्यों? क्योंकि भाई अब ए उससे ज्यादा एक्सीड कर रहा था। तो इतना छोटा मोटा इशू है तो कॉलम को उतना एडजस्ट कर दीजिए कि वो ए में आ जाए, थोड़ा सा बस इसकी बढ़ाइए, और ये एडजस्ट हो गया। तो कम से कम एक सेल में आप 2 या 2 से ज्यादा लाइनों में तो लिख सकते थे। जैसे हमने कहा हमें नाइटेक एक लाइन में लिखना था, फिर कंप्यूटर उसके बाद अगली लाइन में लिखना था, और एजुकेशन नेक्स्ट लाइन में लिखना था।
पर अब यहाँ है, अब आप रैप टेक्स्ट कीजिए तो देखिए ये नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन तीनों अलग लाइन में आ गए। तो एक सेल के अंदर मल्टीपल लाइंस में अगर आपको डेटा लिखना है तो रैप टेक्स्ट के ऑप्शन को आप यूज कर सकते हैं आफ्टर सिलेक्टिंग द सेल। बट अगर आप नेम्स टाइप कर रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए आपसे कह दिया जाए आप नेम टाइप करिए, और आप नाम टाइप करते करते सोच रहे थे कि यहीं पर ये हम रैप टेक्स्ट क्यों करें, हम यहाँ टाइप कर रहे हैं और टाइप करते करते कुछ ऐसा करें कि रैपिंग भी होती चली जाए। क्यों? क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि जहां से हम रैप कर रहे हो वो भी वहीं से रैप करे। हमारी जरूरत कहीं और से कंटेंट को रैप करने की है, और हो सकता है हम यामिनी, मान लीजिए जैसे नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन था तो नाइटेक ऊपर लिखना चाहते थे, कंप्यूटर एजुकेशन नेक्स्ट लाइन में पूरा लिखना चाहते थे, कंप्यूटर अलग और एजुकेशन अलग नहीं लिखना चाहते थे, तो वो तो रैप करने पर तीनों वर्ड्स को अलग अलग कर देगा। तो हम चाहते हैं पहली बात तो कि हम टाइप करते करते ही रैपिंग कर लें, बाद में हमें ऑप्शन ना यूज करना पड़े। दूसरी चीज ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमें शॉर्टकट के थ्रू ये काम करने में आसानी हो। तो देखिए हम कैसे कर रहे हैं, अभी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है यामिनी, और अब हमने स्पेस दिया, या स्पेस देने की जरूरत भी नहीं है, और हमने एक शॉर्टकट प्रेस किया और फिर देखिए यहाँ पर ये हो गया। ऐसे ही हमने कहा हमें नाइटेक लिखना था, शॉर्टकट कंप्यूटर और एक स्पेस देकर के एजुकेशन। क्यों? क्योंकि हम नाइटेक को एक लाइन में लाना चाहते हैं और कंप्यूटर को, वो असल में अब यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया हुआ है, ये यहाँ ले लेते हैं नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन। देखिए तो ये जो है आपका डेटा यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका डेटा टाइपिंग करते हुए ही रैप होता चला जाए, तो रैप टेक्स्ट के लिए जो शॉर्टकट हम प्रेस करते हैं वाइल मतलब ड्यूरिंग टाइपिंग, जो शॉर्टकट है वो है ऑल्ट प्लस एंटर। कीबोर्ड से जैसे आपने कुछ लिखा, हमने यहाँ लिखा यामिनी और ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस किया, और फिर आप जो है उसके आगे लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा विद इन सेम सेल। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज रैप टेक्स्ट ऑप्शन। क्लियर है सबको? और टेक्स्ट के साथ ये सारी चीजें जरूरत पड़ती हैं, ऐसा नहीं है कि जरूरत नहीं पड़ती। टेक्स्ट पे काम करते समय बहुत सी चीजें जरूरत पड़ती हैं। अभी आप ही से कह दिया जाए कि मान लीजिए यहाँ पर कह दिया जाए नाइटेक लिखिए, और आपने कहा इसे रैप करिए। अच्छा ये एडजस्ट हो रहा है, एक सेकेंड। ठीक है, और आपने कह दिया इसे रैप करिए, तो रैप हो गया। और आप सोचते हैं कि जब एक बार रैप हुआ, देखिए आपने देखा कि आर नेक्स्ट लाइन में आ रहा है कंप्यूटर का, तो आप नहीं चाहते थे कि इसको हम इसकी विड्थ बढ़ाएं, पर आप चाहते थे कि आर पहली उसी से मतलब वर्ड के साथ ही अटैच हो जाए। तो ऐसे केस में जो एक चीज दिमाग में आती है, हम सोचते हैं कि इतना तो ये हो गया, जरा सा श्रिंक करा दें। तो इतना सा श्रिंक करने में एक अल्फाबेट को ही तो श्रिंक करना है, तो एक अल्फाबेट श्रिंक होकर अगर एडजस्ट हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वही श्रिंक के लिए Ctrl+1 प्रेस करेंगे तो आप देखिए श्रिंक टू फिट वाला ऑप्शन डिसेबल्ड दिखता है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि एट ए टाइम या तो आप श्रिंक टू फिट यूज कर सकते हैं या रैप टू टेक्स्ट। जब आप श्रिंक करते हैं तो आप रैपिंग नहीं कर सकते, और जब आप रैपिंग कर चुके हैं तो आप श्रिंक टू फिट नहीं यूज कर सकते। इसीलिए एटलीस्ट इतने से एडजस्टमेंट के लिए थोड़ी सी कॉलम की विड्थ बड़ी बढ़ानी पड़े, पर आपको ऐसे बढ़ा के ही काम करना होगा। तो टेक्स्ट के साथ ये सारी चीजें आपको सोचनी पड़ती हैं फॉर्मेटिंग के लिए, कि आप रैपिंग करते हैं, आप श्रिंकिंग करते हैं, और भी बहुत सी चीजें जो हम आगे सीखेंगे। फिलहाल तो हमने कहा कि हमने आपको जो बताया था 4 तरीके का डेटा हम फीड करते हैं, उसमें जो है हमारा क्या है कि एक तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट के बारे में जो बात की थी वो आपका ये हो गया, ये कैरेक्टर्स के बारे में तो ये बात हो गई। अब दूसरी चीज है नंबर्स। एक्सेल की किसी भी सेल के अंदर नंबर्स लिखना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम तब तक नहीं है जब तक नंबर सिंपल है। जैसे किसी का रोल नंबर लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कितने भी इतना कुछ भी इतना बड़ा लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मोबाइल नंबर लिखना है जैसे 10 डिजिट्स का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन अगर किसी का रोल नंबर 11 डिजिट्स तक का है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कोई इशू नहीं है। बट जैसे ही एक्सेल में आप
11 से ज्यादा डिजिट का कोई भी नंबर फीड करते हैं, जैसे हमने कहा हमें मोबाइल नंबर लिखना है बट अलॉन्ग विद कंट्री कोड, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्योंकि 2 डिजिट तो कंट्री कोड के हो गए और 10 डिजिट हमारे मोबाइल नंबर के, तो कुल मिलाकर के 12 डिजिट्स है, जिसमें कोई डैश वैश भी नहीं लगा बीच में अभी। अब जब भी आप 12 डिजिट्स या उससे बड़ी कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू लिख करके एक्सेल में एंटर करते हैं, तो एंटर करते ही आपके नंबर का फॉर्मेट बदल जाता है। ये फॉर्मेट जो है ये क्या कहलाता है आपका, ये फॉर्मेट कहलाता है साइंटिफिक नोटेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सेल में कभी कभी कुछ नंबर्स को लिख करके वो ई प्लस करके दिखाने लगते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको साइंटिफिक नोटेशन का क्या कहा जाता है। साइंटिफिक नोटेशन एक तरीके की साइंटिफिक वैल्यू होती है, क्योंकि देखिए हम लोग बहुत मतलब बड़ी बड़ी वैल्यूज में काम नहीं कर रहे होते हैं। 10 या 11 डिजिट्स तक की तो एक नॉर्मल वैल्यू एक इंटीजर की तरह से एक्सेल कंसिडर करता है, लेकिन अगर आप उससे बड़ी वैल्यू की बात करते हैं तो वो मान के चलता है कि आप किसी साइंटिफिक रिसर्च में या किसी ऐसी फील्ड में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो क्या करता है, नंबर को साइंटिफिक फॉर्मेट में दिखा देता है, और ये फॉर्मेट साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। अगर वाकई आप साइंटिफिक फील्ड से या रिसर्च से या किसी भी इस तरीके के प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे, तब तो आपके लिए कन्वीनियंट हो गया कि उसने नंबर को वो फॉर्मेट दे दिया, आपको बदलना भी नहीं पड़ा। बट मोस्ट ऑफ द केसेस हम तो प्रॉब्लम में आ गए, मोबाइल नंबर लिख रहे थे ये लिख दिया, और ये तो मोबाइल नंबर अभी 12 डिजिट का है। अभी बैंक में कह दो अकाउंट नंबर तो 16 डिजिट का लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये भी तो साइंटिफिक नंबर में बदल देगा। अब अकाउंट नंबर थोड़ी ना आपको साइंटिफिक फॉर्मेट में चाहिए, ना ही आपको किसी के मोबाइल नंबर साइंटिफिक फॉर्मेट में चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए, क्योंकि ये तो बाय डिफॉल्ट नेचर है एक्सेल का कि 12 या उससे ज्यादा डिजिट में डेटा टाइप करने पर वो उसे साइंटिफिक फॉर्मेट में साइंटिफिक नोटेशन में बदलेगा ही बदलेगा। पर अगर कभी भी ऐसा है कि आपको उसने बदला पर आपको नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप पहले वो सारे नंबर टाइप कर लें। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम कुछ वैल्यूज लिख रहे हैं, जितना भी डेटा टाइप करना है वो साइंटिफिक फॉर्मेट में बदल रहा है, बदलने दीजिए। पर अब आप चाहते हैं कि ये सारे नंबर हमारे जैसे नंबर फॉर्मेट में वही आए, तो आप काम करने के बाद पूरा डेटा सिलेक्ट करिए, पूरा एरिया सिलेक्ट करिए, और सिलेक्ट करने के बाद होम टैब के नंबर ग्रुप में रहिए। नंबर ग्रुप में सबसे ऊपर जहां आपको दिख रहा है जनरल, ये जनरल फॉर्मेट दिखा रहा है। जनरल मतलब जो डिफॉल्ट फॉर्मेट एक्सेल आपको दे रहा है। अभी आपको इस फॉर्मेट को बदलना है, तो इसके जनरल के ड्रॉप डाउन बटन पर आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने पर बहुत से फॉर्मेट दिख रहे हैं, लेकिन आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है नंबर फॉर्मेट पे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए दो काम करता है। नंबर फॉर्मेट पर क्लिक करने से दो काम होते हैं। पहला कि नंबर अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में आ जाता है, 16 डिजिट्स हो, 15 डिजिट्स हो, 20 डिजिट्स हो, वो सारे डिजिट्स नॉर्मल दिखा दे रहा है। प्लस ये आपके नंबर्स के साथ में 2 डेसिमल प्लेसेस ऐड कर देता है। ये अलग बात है कि आपने तो कोई डेसिमल वैल्यू दी नहीं थी, तो वो .00 ही दिखा दे रहा है, पर ये उसका डिफॉल्ट नेचर है कि वो नंबर में कन्वर्ट करेगा, डॉट सिंबल लगाएगा और 2 बार डेसिमल प्लेसेस लगा देगा, भले ही .00 लगा दे। पर अब ये बैंक अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर या ऐसी कोई वैल्यू थी जिसमें आपको .00 नहीं चाहिए था, नंबर फॉर्मेट तो चाहिए था पर .00 नहीं चाहिए, तो आप कुछ नहीं कर सकते, नंबर फॉर्मेट तो लेना ही है। पर हाँ, ये अलग बात है कि अब .00 आपको नहीं चाहिए, मतलब डेसिमल के बाद के 2 प्लेसेस अगर आपको रिमूव करने हैं, तो इसके लिए भी होम टैब के नंबर ग्रुप में ही रहना है। और लास्ट में देखिए जो बटन मिल रहा है यहाँ पर, ये 2 कमांड्स हैं। पहली क्या है, इंक्रीज डेसिमल, दूसरी है डिक्रीज डेसिमल। इंक्रीज का मतलब है डेसिमल की प्लेसेस बढ़ाइए, जितनी बार यहाँ क्लिक करेंगे डेसिमल प्लेसेस उतनी बढ़ेंगी। डिक्रीज का मतलब है घटाइए, जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी डेसिमल प्लेसेस कम होंगी। हमको यहाँ पे कितनी प्लेसेस कम करनी है, 2, तो डबल नहीं 2 टाइम्स क्लिक करेंगे, 1 टाइम एंड 2 टाइम्स, एंड दिस इज हाउ इट विल वर्क। फिर क्या है, अब आप लिखिए 16 डिजिट का नंबर लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आपको वो फॉर्मेट ऊपर वाला ही ले लेता है। 16 का लिखिए, 50 का लिखिए, कोई दिक्कत ही नहीं। तो नंबर्स के साथ जो सबसे पहला और सबसे कॉमन इश्यू होता है कि एज सून एज नंबर्स एक्सीड द विड्थ ऑफ द कॉलम, और वी कैन से एक्सीड more than 11 digits, the number gets converted into scientific notation format, which we have to manually convert it into number format. And if we don't want those decimal places, we can click twice on this decrease decimal option and we'll get the number as per our own required format.
किसी को भी कोई डाउट है यहाँ तक प्लीज पूछ लीजिए, कोई क्वेश्चन है बताइए। क्योंकि देखिए यही सब चीजें हैं, आप अभी तो सीख रहे हैं, अभी तो आपको मतलब पता चल रहा है। जब कल आप काम करेंगे एक्सेल में, मतलब हम जब कॉर्पोरेट्स में पढ़ाते हैं तो सबसे पहले यही पूछते हैं, मैम बताइए ये क्या हो जाता है। हम नंबर लिखते हैं, फिर वो हो जाता है, हम दोबारा टाइप करते हैं, वो फिर ई आ जाता है बन के, तो ये ई क्यों आ जाता है। तो ये सब चीजें बड़ी कॉमन है, बड़ी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो सब फेस करते हैं कॉमनली। तो आप कभी भी इस प्रॉब्लम को अगर फेस कर रहे हैं तो आप मोस्ट कन्वीनियंट मेथड मैनर में आप ये काम कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको पता है हो रहा है होने दो, हम बाद में नंबर फॉर्मेट कर देंगे। बनाइए आप पूरे 500 लोगों के बैंक अकाउंट की लिस्ट। दूसरी एक और जो और नंबर्स के बाद इसके साथ दूसरी क्या प्रॉब्लम होती है, एक प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप नंबर्स को फीड करते हैं कुछ इस तरह से जिसमें कि नंबर्स के साथ ऑब्लिक अटैच होता है। जैसे हो सकता है कि आप स्टॉक मेंटेन कर रहे हो, इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं। अब उसमें क्या प्रॉब्लम है कि आपको जो है यहाँ पर लिखना था, मान लीजिए 125/456, 125 अवेलेबल स्टॉक है, 456 मान लीजिए टोटल स्टॉक था। तो कितना अवेलेबल है अपॉन कितने में से, ये आप वैल्यू लिख रहे थे। तो ऐसी वैल्यू लिखते समय देखिए यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे ही आप लिख रहे हैं आपकी वैल्यू एग्जैक्टली वैसे ही आ रही है। लेकिन अगर कहीं आपने मान लीजिए यहाँ पे लिखा 16/12, एंटर करते ही देखिए ये क्या बदल गया, ये बदल गया डेट में। अगर आपने लिख दिया 10/16, तो देखिए ये फिर डेट में बदल गया। ये अलग बात है कि यहाँ मंथ का नाम बाद में आ रहा है, यहाँ मंथ का नाम पहले आ रहा है। आपने लिख दिया 12/16, तो देखिए ये फिर डेट में बदल गया। आपने लिखा 5/8, फिर डेट में बदल गया। तो पहले वाला नंबर लिखा था वो तो नहीं बदला, लेकिन बाकी की जो वैल्यूज लिख रहे हैं वो बदल रहा है। आपने लिख दिया 13/13, आ जाएगा, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है। और मतलब बिलीव मी, जब हम कॉर्पोरेट में पढ़ाते हैं तो जो लोग आते हैं वो बोलते हैं मैम ये ऑब्लिक पब्लिक का बड़ा इशू होता है, यहाँ पे बताया जाता है कैसे चेंज होता है। तो इसीलिए आपको बता रहे हैं सब चीजें कि ऐसी प्रॉब्लम्स को आप जब भी फेस करें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो एक्सेल का डिफॉल्ट नेचर होता है कि जब भी कोई ऑब्लिक के साथ नंबर लिखा जाता है तो एक्चुअली वो उस नंबर को ऑब्लिक फॉर्मेट के साथ एक डेट में कन्वर्ट करता है। क्यों, क्योंकि ऑब्लिक के साथ नंबर उसके डिफॉल्ट डेट फॉर्मेट में है, तो वो ये मान के चलता है कि भाई आप डेट लिखने जा रहे हो, नंबर के साथ डेट लिख रहे हो, नंबर के साथ ऑब्लिक लगा रहे हो, तो मतलब डेट है। पर कुछ वैल्यूज को डेट में क्यों नहीं बदला, क्योंकि जब भी आप ऑब्लिक से पहले की वैल्यू और ऑब्लिक के बाद की वैल्यू 12 या 12 से कम रखेंगे तो वो उसे डेट फॉर्मेट में चेंज करेगा, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ मंथ्स जो एक ईयर में होते हैं दैट इज 12। तब तो वो उसे देखिए डेट में बदल रहा है। लेकिन जैसे ही आप एक नंबर भी बढ़ा दीजिए ऑब्लिक के पहले भी और ऑब्लिक के बाद भी, तब वो उसे डेट में नहीं बदलता, क्योंकि अब वो ये मान के चल रहा है नंबर है। 12 से बड़ी कोई भी डिजिट अगर आप ऑब्लिक के साथ लिख रहे हैं तो वो डेट में कन्वर्ट हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक साल में 12 ही महीने हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ लिख दिया जैसे कि 06/10, तो अब ये क्या कर रहा है, ये देखिए 6 अक्टूबर बना दिया। पहले 6 था वो डेट ले ली, और 10 जो था उसने मंथ ले लिया। अगर हमने लिख दिया यहाँ पे 25/2, तो ये 25 फरवरी बन गया। अगर हमने लिख दिया 2/25, तो भी ये 25 फरवरी बनेगा, बस ये कि पहले अब फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। तो आप जब स्टॉक लिखते हैं तो जब 13 या उससे बड़ी वैल्यू देते हैं ऑब्लिक के पहले बाद में, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन दोनों तरफ 13 या उससे अबव होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप लिख दीजिए 2/13, तो सोचे कि ये 2/13 है, 12 से बड़ी वैल्यू दे दी हो जाएगा, नहीं होगा। क्या कर देगा उसे 13 फेब कर देगा। ऐसे अगर आप 13/2 करेंगे तो भी वो 13 फेब करेगा, लेकिन दोनों तरफ 12 से अबव लिखेंगे ऑब्लिक के पहले बाद, तब फिर वो उसे नहीं चेंज करेगा। पर जरूरी थोड़ी कि हर बार हम 13 या उससे बड़ी वैल्यू लिखें ऑब्लिक के पहले। कुछ लोग क्या करते हैं यही स्टॉक बनाने के लिए, जब वो इशू होता है तो कहते हैं यहाँ पे ऐसा करते हैं, कॉलम की चौड़ाइयों को कम कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 02, यहाँ लिखते हैं ऑब्लिक, और सॉरी यहाँ लिखते हैं ऑब्लिक, और यहाँ लिखते हैं और ऑब्लिक में भी बड़ा इशू होता है, ऑब्लिक आप डायरेक्टली टाइप भी नहीं कर सकते, और फिर लिख देते हैं 5। तो कहते हैं मैम हम ऐसे बनाते हैं काम, 3 कॉलम में करते हैं, क्योंकि ऑब्लिक के साथ तो लिख ही नहीं सकते।
2/5 ऐसे लिखेंगे तो वो तो सेकंड में बना देगा। तो आपको जब भी लिखना है, आप देखिए हम अगर लिख रहे हैं तो हमारे पास इतना अच्छा तरीका है कि आप जो है आप चाहे कैसी भी वैल्यू लिखिए, देखिए छोटी लिखिए और बड़ी में तो कोई इशू है ही नहीं। तो कभी भी अगर आपको नंबर को इस फॉर्मेट में लिखना है कि वो डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट ना हो, वो नंबर फॉर्मेट में ही रहे, तो जब भी आप टाइप कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमें अभी लिखना है 9/1, तो टाइपिंग शुरू करने से पहले, मतलब जस्ट बिफोर आई एम गोइंग टू टाइप माय नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या टाइप करेंगे, कीबोर्ड से हम अपॉस्ट्रॉफी का सिंबल टाइप कर देंगे। आप डबल कोट्स भी टाइप कर सकते हैं, ये डबल कोट्स भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन जब बिना शिफ्ट के काम चल रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सिंगल कोट या अपॉस्ट्रॉफी का सिंबल टाइप कीजिए और उसके बाद में आप कुछ भी लिखिए। ये देखिए 9/8, अपॉस्ट्रॉफी 4/7, अपॉस्ट्रॉफी 2/2। तो जब आप अपॉस्ट्रॉफी के साथ टेक्स्ट नंबर लिखते हैं तो देखिए उसका फॉर्मेट चेंज नहीं होता है, और कोई बड़ी वैल्यू है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तब तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो आप कहेंगे कि अब अपॉस्ट्रॉफी के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसे तो ले रहा था और अपॉस्ट्रॉफी लिख दिया तो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही आप अपॉस्ट्रॉफी का सिंबल लगाते हैं, एक्सेल ट्रीट्स योर सेल लाइक अ टेक्स्ट सेल। इट गेट्स टू नो कि यू आर टाइपिंग समथिंग विच इज इन टेक्स्ट मैनर, क्योंकि अपॉस्ट्रॉफी टेक्स्ट है, कैरेक्टर है। तो टेक्स्ट के लिए जैसे मैंने बोला अभी, कुछ भी लिखो 200-250 कैरेक्टर से ज्यादा लिख सकते हैं, तो इसलिए उसके साथ कोई अपडेशन होता नहीं है। पर बिना किसी अपॉस्ट्रॉफी के जब आप लिखते हैं तो फिर वो उसको डेट फॉर्मेट में लेता है। तो इसीलिए जब आपको ऐसा काम करना है और नंबर्स में, तो ये ध्यान रखना होगा। क्लियर है सबको, कोई डाउट यहाँ पे? yes, इसी तरीके से जब हम लोगों की सैलरी फीड कर रहे होते हैं तब भी एक नंबर्स को लेकर बड़ा इशू होता है। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि मैम हम लिख रहे थे यहाँ पे सैलरी 25,500, एंटर कर दिया। अब बॉस ने बोला कि ये क्या लिख रहे हो, सैलरी ऐसे लिखी जाती है, सैलरी में कम से कम रुपीज तो लिखिए पहले, कि आप लिखिए ऐसे ₹25,500 और .00 कायदे का लिखिए। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का काम कर रहे हैं, बैंक का काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर आप किसी जगह पर ऐसे काम कर रहे हैं तो आपसे एक्सपेक्टेड भी है कि आप ये काम ऐसे करें। या आपने कहा अच्छा चलिए करेंसी रहने दीजिए, कम से कम 25,500 .00 तो लगाओ। तो अब .00 आपने लगाया, लेकिन देखिए क्या हुआ, ये देखिए टाइप किया था लेकिन एंटर करते ही 00 गायब भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि .00 का मतलब है नथिंग, और एक्सेल नथिंग को एंटरटेन नहीं करता। तो पहले तो मर कट के किसी तरह तो हम लिख रहे थे, और लिखने के बाद भी वो आ नहीं रहा। और अगर एक पूरा ऐसे लिखें तो देखिए एक वैल्यू लिखने में कितना समय लगेगा, ₹25,500 दिस, ये तो पूरा नाटक हो जाएगा। अभी 500 लोगों की अगर सैलरी लिखनी हो तो इतना समय अगर एक वैल्यू में लिखने में लगा रहे हैं तो हम कितना टाइम लगाएंगे। और सबसे बड़ी बात, काम करने से पहले ही हम बोर हो जाएंगे, बर्डन लगने लगेगा। तो एक्सेल में देखिए इसका मैजिक ही यही है कि जिस काम को आप बहुत ट्रिकी, टेक्निकली डिफिकल्ट समझते हैं, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल समझते हैं, कैलकुलेशंस जिनसे कि पहले ही फ्राइटेंड रहते हैं, मतलब हम तो रहते ही हैं कि डर लग जाता है कि अरे यार कैलकुलेशन करना है, तो हर वो काम जो नॉर्मली मोनोटनस है, बर्डन है, डिफिकल्ट है, टाइम टेकिंग है, एक्सेल में वही काम बहुत इंटरेस्टिंग मैनर में किया जा सकता है, इजीली किया जा सकता है और लीस्ट टाइम लगा के किया जा सकता है। तो अब अगर आपसे कह दिया जाए कि भाई लोगों की सैलरी आप फीड कीजिए, और पहले ही कह दिया गया कि भाई ऐसा नहीं करना कि ये जो खाली लिख दो, आप कायदे से जैसे लिखी जाती है सैलरी वैसे लिखिएगा, तो आप काम करके बोलिए हम ठीक है हम आपको काम करके दे देंगे, आप लिखिए वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, 15,000, 25,000, इतना इतना, जो भी आपको वैल्यू देनी है वो आप यहाँ पर वैल्यू अपनी, पहले जितने भी लोग हैं, 100 लोग हों 200 लोग हों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने भी लोग हैं आप सब वैल्यू यहाँ पर फीड कर दीजिए। और जैसे ही आपका काम हो जाए तो उसके बाद आप क्या करिए, पूरा का पूरा वो एरिया सिलेक्ट कीजिए, चाहे जितने लोगों का हो, पूरा एरिया सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद एक बार फिर से, अब आप दो चीजें हैं, अगर आप केवल डेसिमल वैल्यू बढ़ाना चाहते थे, 0.00 बढ़ाना चाहते थे, तो देखिए इंक्रीज कर देते और काम हो जाता, 2 बार क्लिक करते तो इंक्रीज हो गई। मगर आपसे कहा भाई नहीं नहीं खाली डेसिमल नहीं बनाना है, वो रुपीज भी लिखिए, करेंसी सिंबल लिखिए, तो तब आपको एक बार फिर से यूज करना होगा फॉर्मेट सेल्स का विंडो। वैसे तो आप जब डेट्स ये वैल्यू सिलेक्ट करते हैं तो यही देखिए आपको नंबर ग्रुप में ये देख रहे हैं डॉलर का सिंबल दिख रहा है, ये अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट का बटन है।
इस पर जब आप पॉइंटर रखेंगे, वैसे तो डॉलर दिख रहा है, आप क्लिक कर देंगे, ये देखिए डॉलर आ गया। 3 चीजें हुई, सिंबल अटैच किया करेंसी का, कॉमा सेपरेटर लगाया और .00 बढ़ाया। 3 काम एक क्लिक करके हो गए। तो अगर आप भी डॉलर करेंसी में काम कर रहे थे तो आपका काम हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप यहां से भी अगर आते तो देखिए अकाउंटिंग का फॉर्मेट यहाँ पर मिलता है, 2 तरीके के मिलते हैं, है ना। चाहे तो आप ये ले लीजिए जिसमें डॉलर मतलब करेंसी के सिंबल में और वैल्यू में गैप नहीं है, और दूसरा ले लीजिए जिसमें कि गैप है। तो वैसे तो यहीं से मिल रहा है, मगर जाहिर सी बात है भाई, हम तो इंडिया में रह रहे हैं, हमारे यहाँ डॉलर में काम नहीं हो रहा, हम तो रुपीज में काम कर रहे हैं। तो डिफॉल्ट तो वो डॉलर इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि वो बाहर यूएस का प्रोडक्ट है, हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब इस पे भी क्लिक करने से कोई फायदा नहीं है, इसके ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ आपको करेंसीज मिल रही हैं, यूएस की करेंसी मिल रही है, यूके की मिल रही है, बहुत सी कंट्रीज यूरो में काम करती हैं, फिर चाइनीज आपके जो है करेंसी है, आपके स्विस क्रॉनर्स जो होते हैं। तो कुछ करेंसीज तो यही दिख रही हैं जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड यूज होती हैं। तो जिस पे क्लिक करेंगे वो करेंसी फॉर्मेट उसी के हिसाब से चेंज हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, करेंसी फॉर्मेट चेंज करने का मतलब वैल्यू में चेंज करना नहीं है कि आप सोचें कि इंडिया के 25,500 हम पाउंड लगा दें तो वो कुछ और बन जाएगा, वो 1800 कुछ बन जाएंगे या कुछ हो जाएगा, नहीं। वो केवल फॉर्मेट चेंज कर रहा है, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर जैसा कि हमें यहाँ पर रुपीज चाहिए तो हम यहाँ पर आएंगे और सबसे नीचे मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट का ऑप्शन दिया है, इस पर जाएंगे। यहाँ पर जब हम होंगे, देखिए फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स ही खुला, अब नंबर ग्रुप एक्टिवेटेड है और यहाँ सैंपल में दिखा रहा है जो वैल्यू आपकी बन के आएगी। पूछ रहा है डेसिमल प्लेसेस कितने देखने, अभी 2 ही दिखा रहा है क्योंकि पहले से 2 दिया हुआ है। आप 3, 4, 5 जितना भी बढ़ाना चाहे बढ़ा दीजिए। अब यहाँ पूछ रहा है सिंबल, और इसमें आपको पूरी लिस्ट मिल रही है, ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी आपके अकाउंटिंग की सिंबल्स हैं वो सब दिख रहे हैं। अब इसी में हम ढूंढेंगे कि भैया हमारा रुपीज भी कहीं है क्या, तो रुपीज चाहिए तो रुपीज मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं वो रुपया वाला इंडियन करेंसी जो हिंदी में र लिख के कटा हुआ है वो सिंबल अगर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, देखिए उसमें से मिल सकता है। तो ये देखिए आपको यहाँ मिल रहा है, आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, दिखा रहा है सैंपल में ऐसा होगा, ये करिए, ओके, ये देखिए आ गया। तो इस तरह से कितने आसानी से आप ये काम कर लेते हैं, और सॉरी कितनी आसानी से आप ये काम कर लेते हैं और जो है आपकी ये चीज हो जाती है। अगर आप रुपीज RS लिखना चाहते थे तो उसके लिए भी आपको यहाँ आना है। ये सिंबल तो डाउटफुल हूं मैं कि शायद आपके कंप्यूटर में मिले या ना मिले, लेकिन हाँ आर वाला जो रुपीज होता है वो सबके कंप्यूटर में होता है, यहाँ पर आपको मिलेगा भी। इसी लिस्ट में सारे सिंबल्स अवेलेबल हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे जो यूज होते हैं राउंड द ग्लोब। तो यहाँ पर अब हम ढूंढेंगे कि हमारा रुपीज वाला सिंबल, ये रुपया वाला भी है, देखिए रा पे ऊ की मात्रा जो इससे पहले चलता था वो सिंबल भी दिखता है आपको। तो खैर ये तो आपकी अपनी मर्जी है कि आप क्या देखना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं रुपीज, तो हम यहाँ पर ये देखिए रुपीज मिल रहा है हमको, ये RS उर्दू लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कीजिए और ओके, और ये देखिए आपको कंटेंट मिल गया। तो नंबर की फॉर्मेटिंग आपने देखी कि 10, 11 डिजिट्स तक कोई इशू नहीं है, लेकिन जैसे ही नंबर 11 डिजिट से एक्सीड होता है आपको साइंटिफिक नोटेशन दिखता है, आप उसे बदल सकते हैं। आप नंबर्स को ऑब्लिक फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं लेकिन आप उसको डेट फॉर्मेट में नहीं बदलना चाहते तो आप कर सकते हैं। और आपने देखा कि जरा सी एक अकाउंटिंग फॉर्मेट का यूज करके आप इतना काम कर लेते हैं। इतना आप लोग भी प्लीज ट्राई करके देख लीजिएगा, और यही टॉपिक कल हम कंटिन्यू करेंगे, मतलब अपने नेक्स्ट सेशन में, दैट विल बी ऑन मंडे, और इसी चीजों पे हम काम करेंगे। ठीक है, तो इतना रखते हैं आज के लिए, दैट्स ऑल फॉर द डे।